Assalamualaikum everyone. Today we will discuss short questions of chapter number 3, which is programming fundamental. Okay, question number 1 is contrast between website and web application. Website और web application में क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है, उसको डिस्कस करेंगे. ओके, वेबसाइट क्या होता है? अ वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस मेनली यूज टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन. वेबसाइट क्या है? डिफरेंट वेब पेजेस होते हैं, उनका कलेक्शन. ये मिल के क्या बन रही होती है? वेबसाइट बन रही होती है. ये एक वेब पेज है, ये सेकंड वेब पेज है, ये थर्ड वेब पेज है. जब इनको हम लोग इकट्ठा करते हैं तो ये एक वेबसाइट बन जाती है. और बेसिकली ये शो क्या कर रही होती है? ये इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करवा रही होती है या इन्फॉर्मेशन को शो करवा रही होती है. यूजर कैन ओनली रीड और व्यू द कंटेंट. यूजर जो है वो क्या कर सकता है इस वेबसाइट के थ्रू? जस्ट जो डाटा होता है, जो शो हो रहा होता है या कंटेंट होता है, उसको रीड कर सकता है और उसको व्यू कर सकता है, मतलब उसे सिर्फ देख सकता है. एग्जाम्पल है अ न्यूज वेबसाइट लाइक बीबीसी न्यूज और डॉन.कॉम दैट शेयर्स डेली अपडेट. अब न्यूज की वेबसाइट है, वो न्यूज शेयर कर रही है, डेली की अपडेट दे रही है. बीबीसी न्यूज है, वो भी डेली अपडेट देती है. डॉन.कॉम एक न्यूज की वेबसाइट है, वो भी डेली अपडेट्स जो है वो शेयर कर रही है. अब इसमें यूजर क्या करते हैं? इसमें यूजर जस्ट कंटेंट को देख सकते हैं. अब अगर हम लोग वेब एप्लीकेशन की बात करें तो वेब एप्लीकेशन बेसिकली एक ऑनलाइन प्रोग्राम होता है जो कि यूजर को अलाउ कर रहा होता है कि वो उस वेबसाइट के साथ इंटरेक्ट करे. ठीक है, और कोई ना कोई स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करे. यहाँ पे क्या होता था? वेबसाइट में सिर्फ सिर्फ यूजर जो है वो इसको देख सकता था, लेकिन वेब एप्लीकेशन में यूजर उस वेबसाइट के साथ इंटरेक्ट भी कर रहा होता है. यूजर कोई ना कोई इनपुट एंटर करता है. यूजर फॉर एग्जाम्पल एक लॉगिन पेज है, वहां पे अपना अकाउंट जो है वो लॉगिन करेगा, पहले क्रिएट करेगा अकाउंट को, फिर लॉगिन करेगा. अब यहाँ से क्या हो रहा है कि यूजर की इंटरेक्टिविटी हो रही है वेब साइट के साथ. ओके, और कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल गूगल डॉक्स भी एक ऑनलाइन प्रोग्राम है. यहाँ पे क्या होता है कि आप कोई भी अपना डॉक्यूमेंट बना सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपको टीचर ने कहा है कि आपने एक एस्से लिख के लाना है, ठीक है, लेकिन आपने किस पे लिखना है? गूगल डॉक्स पे. अब जब आप गूगल डॉक्स को यूज करते हुए एक ऐसे या एक पैराग्राफ लिखेंगे तो वहां पे क्या हो रहा है कि आप उस वेबसाइट के साथ या उस ऑनलाइन प्रोग्राम के साथ आपकी इंटरेक्शन होगी. इसी तरह से फेसबुक है, फेसबुक के थ्रू भी यूजर जो है वो उसके साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है. सोशल इंटरेक्शन हो रही होती है, वहां भी आप अपने अपने फ्रेंड्स बनाते हो और इस तरीके से आपकी इंटरेक्शन होती है. The next question is what is HREF and how it is used. ओके, HREF क्या होता है? HREF स्टैंड फॉर हाइपर लिंक रेफरेंस. बेसिकली एक लिंक होता है, जिसे हम लोग लिंक कहते हैं, इसी तरह से एक लिंक होता है. इट इज एन एट्रीब्यूट यूज इन द ए टैग एंकर टैग इन HTML. अब ये क्या होता है? एक एट्रीब्यूट होता है या आप कह सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है. इसको यूज कैसे करते हैं? इसको हम लोग एक टैग के थ्रू यूज कर रहे होते हैं. अब ये काम क्या करता है? इट टेल्स द ब्राउजर विच वेबसाइट एड्रेस टू ओपन. ठीक है, ब्राउजर को बताता है, ठीक है, जिसके ऊपर हमारी आउटपुट शो होती है, उसको बताता है कि कौन सा जो वेब एड्रेस है या कौन सा लिंक है उसको ओपन करना है, या कौन सा यूआरएल है उसको ओपन करना है व्हेन द यूजर क्लिक अ टेक्स्ट और इमेज. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि एक टेक्स्ट लिखा होता है, जैसे ही उस टेक्स्ट के ऊपर यूजर क्लिक करता है तो उसके बाद कोई ना कोई जो वेबसाइट होती है वो ओपन हो जाती है. तो ये बता रहा होता है कि किस वेबसाइट को ओपन करना है. हाउ टू यूज HREF, इसको यूज कैसे करते हैं, इसको लिखने का तरीका क्या होता है, इसका सिंटेक्स क्या होता है. इसको हम लोग ए टैग के अंदर लिखते हैं. यहाँ पे हमने ए टैग यूज किया, उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिंक लिखेंगे. ये लिंक क्या है? अब जिस तरीके से आप देख सकते हैं, नाम से पता चल रहा है ये गूगल का लिंक है, राइट. अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? हम लोगों ने यहाँ पे ये इसका एंगुलर ब्रैकेट क्लोज कर दिया. क्लिक हेयर टू विजिट गूगल. जब आप वेबसाइट ओपन करोगे तो आपको क्या चीज नजर आएगी? आपको ये लिंक नजर नहीं आएगा, बल्कि इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है आपको वो नजर आएगा. जैसे यहाँ पे लिखा था कि व्हेन द यूजर क्लिक अ टेक्स्ट और इमेज. ठीक है, या हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट भी यूज कर सकते हैं या यहाँ पे हम लोग इमेज यूज करते हैं. जैसे इस केस में हम लोगों ने टेक्स्ट यूज किया है. यहाँ पे आपको शो होगा क्लिक हेयर टू विजिट गूगल. जैसे ही यूजर इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेगा तो इसके पीछे, क्योंकि हम लोगों ने एक यूआरएल दिया है, या आप कैसे कह सकते हो कि इसके पीछे हम लोगों ने एक लिंक दिया हुआ है. वो लिंक क्या है? गूगल का लिंक है. जैसे इसके ऊपर यूजर क्लिक करेगा तो गूगल का जो लिंक होगा या गूगल की जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी. अब ये ए टैग क्या है? एंकर टैग है. ठीक है, ये किस लिए होता है? हाइपर लिंक्स क्रिएट करने के लिए होता है. HREF यूआरएल बेसिकली ये एड्रेस होता है कि किस वेबसाइट को ओपन करना है. फिर ये टेक्स्ट है, ठीक है, ये जो टेक्स्ट है यहाँ ये हम लोगों ने लिखा ए टैग के अंदर. ये क्या होता है? द क्लिकेबल पार्ट शोन टू द यूजर. ये क्लिकेबल पार्ट होता है जहां पे यूजर क्लिक करता है और यूजर को ये पार्ट नजर आ रहा होता है. Next question is enlist optional parameter to open a web page. Okay, optional parameter क्या होता है?
व्हेन यूजिंग ए, मतलब जब हम लोग ए टैग यूज करते हैं, ठीक है, वहाँ पे लिंक वगैरह शो हो रहे होते हैं, वहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शनल पैरामीटर्स भी होते हैं। हम वो सेट करना चाहें तो वो हम लोग सेट कर सकते हैं, हम लोग नहीं लिखना चाह रहे वो हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है, ये ऑप्शनल पैरामीटर्स होते हैं। ऑप्शनल पैरामीटर कैन बी एडेड टू कंट्रोल हाउ द पेज ओपन, ठीक है, किस चीज को कंट्रोल कर रहे होते हैं कि किस तरीके से पेज को ओपन होना है। यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद किस तरह से वो पेज ओपन होगा, वो सब कुछ हम लोग ऑप्शनल पैरामीटर के थ्रू ऐड करते हैं। देयर आर मेनी ऑप्शंस, फर्स्ट वन इज सेल्फ, ठीक है, इस तरीके से हम लोग एक ऑप्शन यूज करते हैं। इसका क्या मतलब होता है, ओपन द लिंक इन द सेम टैब, सेम टैब के ऊपर वो लिंक ओपन करता है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये पूरी स्क्रीन है, ठीक है, यहाँ पे क्या होते हैं, ये डिफरेंट टैब्स ओपन हुई होती है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे यूट्यूब ओपन किया है, तो इस तरीके से ऊपर इसका नाम आ रहा होता है यूट्यूब का। अगर हम लोगों ने गूगल ऑन किया हुआ है या ओपन किया हुआ है तो यहाँ पे गूगल का नाम आ रहा होगा। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने अपनी एक वेबसाइट बनाई हुई है, उसका नाम आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे इस वाले टैब को हमने ओपन किया हुआ है और यहाँ पे हमारी अपनी वेबसाइट शो हो रही है। इस वेबसाइट के ऊपर हम लोगों ने यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है, ठीक है, और हम जैसे इसको क्लिक करेंगे, अब उसको कैसे ओपन होना है, वो अगर हम लोगों ने सेल्फ जो ऑप्शन है उसको यूज किया होगा, अगर हमने इस ऑप्शन को यूज किया है तो क्या होगा, जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे इस लिंक के ऊपर, तो ये जो लिंक है, ठीक है, इसी के ऊपर खुल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोगों ने एक क्रिकेट की ऐप है, ठीक है, उसका लिंक दिया हुआ था, ये क्रिकेट की वेबसाइट है, उसका लिंक दिया हुआ था। जैसे ही हमने क्लिक किया तो इसी पेज के ऊपर, ठीक है, इस पेज के ऊपर है, इसी पेज के ऊपर वो क्रिकेट की वेबसाइट ओपन हो जाएगी, इन केस हम लोगों ने सेल्फ का ऑप्शन यूज किया है। लेकिन अगर हम लोगों ने ब्लैंक का ऑप्शन यूज किया है तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये होगा कि फॉर एग्जाम्पल ये पूरी स्क्रीन है और यहाँ पे डिफरेंट टैब्स ओपन है, ये वाली टैब हमने ओपन की हुई है, मतलब अपनी वेबसाइट वाली टैब ओपन की है, ये हमारी अपनी वेबसाइट ओपन हुई है। यहाँ पे हम लोगों ने लिंक इसका दिया हुआ है, जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ से एक नई टैब ओपन होगी और इस वाली नई टैब के ऊपर हमारी क्रिकेट की जो वेबसाइट है जिसका लिंक हमने दिया है वो ओपन हो जाएगी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि यहाँ पे नई टैब ओपन होगी और नई टैब के ऊपर जाके लिंक ओपन होगा। लेकिन अगर हम सर्च की बात करें तो ये हमारी अपनी वेबसाइट है, इसके अंदर हमने लिंक दिया है, तो इसी वेबसाइट के ऊपर या इसी टैब के ऊपर जो है आप कह सकते हो नई जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। पेरेंट में क्या होता है, ओपन द लिंक इन द पेरेंट फ्रेम, ठीक है, पेरेंट फ्रेम मतलब उसी फ्रेम के ऊपर जो है वो हमारे पास लिंक ओपन होता है। टॉप की बात करें तो इसमें ये होता है कि ओपन द लिंक इन द फुल ब्राउजर विंडो, ये सब कुछ रिमूव हो जाता है, ठीक है, सारे जो ऊपर फ्रेम्स हैं सब रिमूव होके पूरी स्क्रीन के ऊपर जस्ट हमारी वेबसाइट ओपन हो जाती है। तो ये डिफरेंट ऑप्शन है, आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसका सिंटेक्स क्या होता है, यहाँ पे हमने ए टैग यूज किया, यहाँ पे हमने लिंक दे दिया कि किस वेबसाइट को ओपन करना है। अब टारगेट इक्वल टू ब्लैंक, इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ब्लैंक दे दिया है, इसका मतलब है कि ऊपर जाके एक नई टैब ओपन होगी और वहां पे जाके जिस भी हमने वेबसाइट का लिंक दिया है वो ओपन हो जाएगी। और उसके बाद क्लिक किससे करना है, ओपन गूगल इन अ न्यू टैब, इस तरीके से एक टेक्स्ट यहाँ पे शो होगा। जैसे ही हम इसे क्लिक करेंगे एक ऊपर जाके नई टैब ओपन होगी, ठीक है, एक नया पेज ओपन होगा और वहां पे जाके वेबसाइट हमारी शो हो जाएगी। The next question is list the common tag used in the text of a web page and their uses, ठीक है, वेब पेज के ऊपर हम लोग टैग्स डिफरेंट यूज कर रहे होते हैं, उनको हम लोग डिस्कस करना है, उनके क्या क्या यूजेस हैं उनको हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले हम लोग पी टैग को यूज कर लेते हैं। पी टैग हम लोग क्यों यूज करते हैं, पैराग्राफ टैग होता है और इसको हम लोग जो है वो टेक्स्ट के लिए लिख रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे जो है पी टैग यूज किया, इसके अंदर हम लोग कोई भी अपना जो है वो टेक्स्ट लिखवा सकते हैं और उसके बाद हम लोग पी टैग को क्लोज कर सकते हैं। ये इसका जो है वो सिंटेक्स होता है। एग्जाम्पल जैसे आगे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट टैग है ब्रेक टैग। अब हम इसको क्यों यूज कर रहे होते हैं, लाइन ब्रेक टैग होते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पे एक लाइन लिखवाई है, इसके बाद हम लोग चाहते हैं कि जितना भी टेक्स्ट है वो नेक्स्ट लाइन पे मूव हो जाए, ठीक है, इसके आगे कोई टेक्स्ट शो ना हो, तो हम लोग वहां पे ब्रेक टैग यूज कर रहे होते हैं, मूव टेक्स्ट टू द नेक्स्ट लाइन। अगर हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल देखें, यहाँ पे हेलो लिखा है और उसके बाद हमने एक टैग ब्रेक टैग यूज कर लिया, उसके बाद वर्ड लिखा है। अब किस तरीके से इसकी आउटपुट शो होगी, इस तरीके से हम लोग हेलो लिखेंगे, ठीक है, या हमारे वेब पेज के ऊपर हेलो लिखा आएगा और उसके बाद नीचे जाके नेक्स्ट लाइन पे जाके वर्ड लिखा आएगा। अगर हम लोग यहाँ पे ब्रेकर टैग यूज नहीं करते तो फिर किस तरीके से आउटपुट शो होगी, फिर इस तरीके से हेलो आएगा और उसके बाद यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ आ जाएगा एक ही लाइन पे। नेक्स्ट है हेडिंग का टैग। हेडिंग के 6 लेवल्स होते हैं, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5 एंड हेडिंग 6। हेडिंग 1 जो है उसका सबसे बड़ा साइज होता है, ठीक है, सबसे लार्जेस्ट होता है। लेकिन अगर हम लोग हेडिंग 6 की बात करें तो उसका साइज सबसे स्मॉलेस्ट होता है।
हेडिंग टैग यूज फॉर टाइटल्स, ठीक है, टाइटल्स वगैरह देने के लिए यूज हो रहा होता है। H1 सबसे लार्जेस्ट है एंड S6 सबसे स्मॉलेस्ट है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने सबसे लार्जेस्ट वाली हेडिंग यूज की है H1, और यहाँ पे लिखा है मेन टाइटल। अब इस तरीके से करके एक मतलब लार्ज साइज में मेन टाइटल बोल्ड होके शो हो जाएगा। उसके बाद बी टैग या स्ट्रॉन्ग टैग हम लोग क्यों यूज करते हैं? मेक्स टेक्स्ट बोल्ड। फॉर एग्जाम्पल हमने कोई भी टेक्स्ट लिखा है, हम चाहते हैं कि वो बोल्ड हो जाए या वो थोड़ा सा मोटा हो जाए, थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो जाए। कोई भी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट होता है तो वहां पे हम लोग बी टैग यूज कर रहे होते हैं ताकि वो थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो जाए। जैसे एग्जाम्पल है, यहाँ पे हमने बी टैग यूज किया और उसके अंदर हमने लिख दिया इंपॉर्टेंट वर्ड। अब ये हमें कैसे शो होगा? अब ये जिस तरीके से सिंपल शो हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से हमारे पास टेक्स्ट शो नहीं होगा, बल्कि ये थोड़ा सा बोल्ड हुआ हुआ है, इस तरह से शो हो जाएगा टेक्स्ट। उसके बाद है आई टैग और एम्फेसाइज टैग, EM टैग। इसमें क्या होता है कि जो टेक्स्ट होता है वो थोड़ा सा इटैलिक हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है, ठीक है, या आप कह सकते हो स्लैंटेड वर्ड आ रहे होते हैं, इस तरीके से करके आप कह सकते हो स्लैंटेड, थोड़ा सा इसका जो टिल्ट हो जाता है, राइट। ये किसी भी वर्ड की मतलब कोई भी वर्ड के ऊपर जोर देना हो, ठीक है, एम्फेसिस का मतलब क्या, किसी भी वर्ड की इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है या फिर हमें इसके ऊपर जोर देना होता है, तो हम लोग क्लियर टैग यूज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट टैग है यू टैग। अगर हम लोगों ने किसी भी टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है तो हम लोग यू टैग को यूज कर रहे होते हैं, जैसे हमने यहाँ पे किया है। देन हमारे पास मार्क। कोई भी हमने टेक्स्ट लिखा है उसको हम लोगों ने हाईलाइट करना है, ठीक है, तो हम लोग क्या यूज कर रहे होते हैं? मार्क का टैग यूज करते हैं। देन हमारे पास स्मॉल का टैग है। अगर हम लोग चाहते हैं कि कोई भी जो टेक्स्ट है उसका जो साइज है वो थोड़ा सा छोटा हो जाए, ठीक है, तो उसको हम उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? स्मॉल का टैग यूज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द बॉडी रोल ऑफ टैग पेयर इन डॉक्यूमेंट। क्या बॉडी का रोल है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। द बॉडी टैग पेयर इन HTML डिफाइन द मेन विजिबल कंटेंट ऑफ अ वेब पेज। बॉडी का टैग हम लोग तब यूज करते हैं जब ये हमने कोई भी अपने वेब पेज के ऊपर कंटेंट शो करवाना होता है, तो वो हम लोग सब कुछ बॉडी के अंदर लिख रहे होते हैं। जितना कुछ हम लोग बॉडी के अंदर लिखते हैं वो सब हमारा वेब पेज के ऊपर शो होता है। एवरीथिंग प्लेज इन साइड, ये बॉडी के टैग यूज हो रहे हैं, ठीक है, ये स्टार्टिंग टैग है और ये एंडिंग टैग है। इज डिस्प्लेड ऑन द ब्राउजर स्क्रीन। जो भी मैंने बात की कि जो जितना कुछ हम लोग बॉडी टैग के अंदर लिखते हैं वो सब हमारे ब्राउजर स्क्रीन के ऊपर शो होता है। इट में इंक्लूड टेक्स्ट, इमेजेस, टेबल्स, लिंक्स, लिस्ट, फॉर्म्स, ऑडियोज और वीडियोज। ये सब कुछ हम लोग बॉडी टैग के अंदर लिखेंगे। जब हम लोग इसको बॉडी टैग के अंदर लिखेंगे तो वो वेब पेज के ऊपर शो हो जाएगा। इसकी हम लोग एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने HTML का टैग यूज किया। इसके अंदर हेड के अंदर हम लोगों ने टाइटल लिख दिया, ठीक है, वेब पेज का नाम देने के लिए हम लोग टाइटल का टैग यूज करते हैं। हमारे वेब पेज का नाम है माय फर्स्ट वेब पेज और यहाँ पे हमने हेड का टैग क्लोज कर दिया। अब बॉडी का टैग यूज किया। ये सब कुछ हमारे वेब पेज के ऊपर शो नहीं होगा, बल्कि क्या चीज शो होगी हमारे वेब पेज के ऊपर? जो कुछ हमने बॉडी टैग के अंदर लिखा है जस्ट वही हमारे वेब पेज के ऊपर शो होगा। बॉडी टैग के अंदर हम लोग ने दो एलिमेंट्स ऐड किए हैं। फर्स्ट वन इज हेडिंग। अब यहाँ पे हम लोगों ने हेडिंग टैग यूज किया और उसके अंदर हमने लिख दिया वेलकम टू दिस पेज। इस तरीके से हमारे वेब पेज के ऊपर ये लिखा हुआ शो हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने एक लाइन ऐड की है, एक सेंटेंस ऐड किया है यूजिंग P टैग। दिस इज पैराग्राफ इनसाइड बॉडी। ये भी हमारे वेब पेज के ऊपर शो हो जाएगी। उसके बाद हम लोगों ने बॉडी का टैग क्लोज कर दिया और HTML का टैग क्लोज कर दिया। हाउ इज इवेंट बेस्ड कोड यूज इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लोग किस तरीके से इवेंट बेस्ड कोड को यूज कर रहे होते हैं? इवेंट बेस्ड कोड रेफर्स टू राइटिंग जावास्क्रिप्ट दैट एग्जीक्यूट व्हेन अ स्पेसिफिक इवेंट हैपेंस ऑन अ वेब पेज। एग्जीक्यूट का क्या मतलब होता है? रन होना। जब हम लोग जावास्क्रिप्ट को रन करते हैं, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है? जब हम लोग जावास्क्रिप्ट को रन कर रहे होते हैं तो जो स्पेसिफिक इवेंट होता है वो अक्कर होता है, राइट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो इवेंट होता है वो क्या क्या मतलब क्या क्या चीजें हो सकती हैं? हमने माउस क्लिक किया, वो भी इवेंट हो सकता है। हमने की प्रेस की, ठीक है, कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस की, वो भी इवेंट हो सकता है। हमने पेज को लोड किया, ठीक है, वो भी इवेंट हो सकता है। हमने माउस को मूव किया, वो भी इवेंट हो सकता है। मतलब हम लोगों ने कोई भी एक्शन परफॉर्म किया है, उसके अगेंस्ट कोई भी टास्क परफॉर्म हुआ है, वो हमारे पास इवेंट होता है। हमने माउस क्लिक किया, कुछ ना कुछ वेब पेज के ऊपर हुआ, ठीक है, कोई ना कोई चीज जो है वो एग्जीक्यूट हुई, कोई ना कोई चीज रन हुई। इसका मतलब है कि वो इवेंट, मतलब वो इवेंट होगा। जावास्क्रिप्ट लिसन फॉर दीज इवेंट, ठीक है, जावास्क्रिप्ट क्या करता है? वो इन इवेंट्स को लिसन करता है, ठीक है, और उसके बाद क्या करता है? उसके अगेंस्ट कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने एक बटन बनाया, जब हमने इसको क्लिक किया, ठीक है, तो उसके बाद कोई ना कोई वेब पेज के ऊपर एक्शन परफॉर्म हुआ, इसका मतलब है कि ये इवेंट है।
राइट। अब इसके कॉमन जावास्क्रिप्ट के इवेंट्स होते हैं जैसे ऑन क्लिक। इसका क्या मतलब है कि हम लोगों ने जैसे बटन पे क्लिक किया तो जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो गया या रन हो गया या कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म हुआ। ठीक है, तो ये हमारे पास इवेंट होगा। ऑन माउस ओवर, इसका क्या मतलब है कि हमारे पास एक एलिमेंट है। एलिमेंट मतलब कोई पैराग्राफ भी एक एलिमेंट हो सकता है, कोई इमेज एलिमेंट हो सकती है, कुछ भी। जैसे ही हम उसके ऊपर माउस लेके गए, ठीक है, तो फिर एक्शन परफॉर्म हो गया, ये भी इवेंट है। ऑन की डाउन, इसका क्या मतलब है कि हमने कोई ना कोई अपने कीबोर्ड से की प्रेस की है तो कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म हुआ है। ठीक है, कोई ना कोई चीज एग्जीक्यूट हुई है या रन हुई है, ये भी इवेंट है। ऑन लोड का क्या मतलब है कि जब हम लोगों ने पेज को लोड किया तो तब कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म हुआ, कोई ना कोई चीज एग्जीक्यूट हुई, तो ये भी हमारे पास इवेंट है। इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, HTML का टैग है। ठीक है, मतलब ये डॉक्यूमेंट टाइप HTML है, उसके बाद हमने HTML का टैग यूज कर दिया। बॉडी के अंदर हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक बटन बना रहे हैं। इस तरीके से एक बटन बन जाएगा। बटन आगे ये इवेंट है ऑन क्लिक। ठीक है, अब ऑन क्लिक का क्या मतलब है कि जैसे ही इस बटन के ऊपर हम लोग क्लिक करें तो क्या एक्शन परफॉर्म हो, यहाँ से लेके यहाँ तक वो एक्शन परफॉर्म होगा। अब क्या एक्शन परफॉर्म हो, यहाँ पे हम लोगों ने एक फंक्शन यूज किया है। फंक्शन का नाम क्या है, अलर्ट। अलर्ट फंक्शन क्या चीज परफॉर्म करता है। अलर्ट फंक्शन जब हम लोग यूज करते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि जैसे ही वो फंक्शन एग्जीक्यूट होता है, जैसे ही वो फंक्शन रन होता है, तो कोई ना कोई हमारे पास एक मैसेज बॉक्स शो हो जाता है। ठीक है, जिसे हम पॉपअप मैसेज कहते हैं, वो अपीयर हो जाते हैं। अब अलर्ट फंक्शन के अंदर जितना कुछ हम लोगों ने यहाँ पे सिंगल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है, ये हमारे पास शो होगा। ठीक है, जैसे ही हम लोग ये इस बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, एक हमारे पास मैसेज बॉक्स शो हो जाएगा। और इस मैसेज बॉक्स के अंदर क्या लिखा हुआ होगा, हाय देयर यू क्लिक द बटन सक्सेसफुली। अब उसके बाद क्लिक मी का क्या मतलब है, क्लिक मी का मतलब है कि जो बटन का नाम है वो क्लिक मी है। ये हम लोगों ने इसका नाम दे दिया क्लिक मी। ओके, जैसे ही क्लिक किया हमारे पास इस तरीके से पॉपअप मैसेज शो होगा। ठीक है, एक मैसेज बॉक्स शो होगा और उसके अंदर लिखा होगा हाय देयर यू क्लिक द बटन सक्सेसफुली। ये हमने बटन बना दिया। अब यहाँ पे ऑन क्लिक क्या चीज थी, इवेंट था। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, इन्फर अबाउट एक्सटर्नल CSS, वेयर आर एक्सटर्नल CSS जनरली यूज। पहले हम देखेंगे कि एक्सटर्नल CSS होता क्या है। External CSS means writing all CSS style in a separate file with the extension .css instead of inside the HTML document। क्या मतलब है, हम लोगों ने अभी तक जो एग्जांपल्स देखी उसमें हम लोग ये काम कर रहे होते थे कि हम लोग एक ही वेब पेज बनाते थे, उसके अंदर हम लोग HTML का कोड भी लिखते थे, उसके अंदर हम लोग CSS का कोड भी लिखते थे। लेकिन एक्सटर्नल CSS में ये होता है कि हम लोग एक सेपरेट HTML की फाइल बनाते हैं जिसमें सिर्फ हम लोग HTML का कोड लिखते हैं। और उसकी स्टाइलिंग के लिए, अगर हमने उसकी कोई स्टाइलिंग करनी है तो उसके लिए हम लोग अलग से CSS की फाइल बनाएंगे। और इस HTML के अंदर जो जो एलिमेंट हमने यूज किए, फॉर एग्जांपल कोई पैराग्राफ लिखा है, कोई हेडिंग लिखी है, उसकी स्टाइलिंग के लिए हम लोग इस वाली फाइल के अंदर आएंगे, CSS वाली फाइल के अंदर आएंगे और यहाँ पे CSS का कोड लिखेंगे या फिर हम लोग यहाँ पे इसकी स्टाइलिंग करेंगे। ठीक है, जब हम लोग सेपरेट फाइल बना लेते हैं CSS की, तो ये कौन सी टाइप होती है, ये एक्सटर्नल CSS होता है। अब इस फाइल को हम कैसे सेव करेंगे, इस फाइल को हम लोग .html की एक्सटेंशन के साथ सेव करेंगे। यहाँ पे हम इसका नाम लिखेंगे, उसके बाद डॉट लिखेंगे और उसके बाद HTML लिखेंगे। जब हम लोग CSS की फाइल बनाएंगे तो ऑब्वियसली उसका भी हमें नाम देना होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पहले उसका नाम लिखेंगे उस फाइल का, फिर हम लोग डॉट लिखेंगे और आगे CSS लिख देंगे इन स्मॉल लेटर्स। ओके, दिस CSS फाइल इज लिंक टू HTML पेज यूजिंग द लिंक टैग इनसाइड द हेड सेक्शन। इसका क्या मतलब है कि जब हम लोगों ने ये फाइल क्रिएट कर ली, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने जो कुछ HTML के अंदर लिखा था उसकी स्टाइलिंग हम लोगों ने CSS फाइल के अंदर कर ली, लेकिन हम इसको आपस में कनेक्ट कैसे करेंगे, कनेक्ट इस तरीके से करेंगे कि इस फाइल का जो नाम होगा उसको हम लोगों ने लिंक करना होगा इस HTML फाइल के अंदर। यहाँ पे हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करते होते हैं, HTML का टैग यूज करते हैं, देन हम लोग हेड का टैग यूज करते हैं, देन हम लोग टाइटल का टैग यूज करते हैं। जब हम लोग टाइटल लिख लेंगे, हेड टैग को क्लोज करने से पहले यहाँ पे हम इसका लिंक दे देंगे। किसका लिंक दे देंगे, CSS फाइल का लिंक हम इसको दे देंगे। जब हम लोगों ने इसको लिंक कर दिया तो जितना कुछ HTML के अंदर, जितने एलिमेंट्स हम लोगों ने HTML के अंदर ऐड किए हुए हैं उसकी स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी। वो कैसे होगी उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे एग्जांपल है, हम लोगों ने एक सेपरेट CSS की फाइल बनाई और उसका नाम हमने दे दिया style.css। राइट, हमने यहाँ पे क्या किया, अब पहले हम लोग HTML फाइल को डिस्कस करते हैं और फिर उसकी स्टाइलिंग देखेंगे हमने कैसे किया। पहले हम लोगों ने यहाँ पे HTML का टैग यूज किया, देन हेड का टैग यूज किया। अब देखें, इस लाइन को पहले स्किप करते हैं, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे हेड का टैग क्लोज कर दिया। इसको हम लोग
कब डिस्कस करेंगे? जब हम लोग सीएसएस की फाइल को डिस्कस कर लेंगे। अब बॉडी के अंदर हमने दो एलिमेंट यूज किए हैं। फर्स्ट एलिमेंट क्या है? हेडिंग का एलिमेंट है। ठीक है, ओके, सिर्फ हम लोगों ने यहाँ पे एक ही एलिमेंट यूज किया, हेडिंग। उसके बाद हमने बॉडी का टैग क्लोज कर दिया और एचटीएमएल का टैग क्लोज कर दिया। अब हम इसकी स्टाइलिंग करते हैं। ठीक है, एक सेपरेट फाइल बनाएंगे, उसका नाम हमने दे दिया स्टाइल डॉट सी एस एस, और इसके अंदर हम स्टाइलिंग करेंगे। स्टाइलिंग कैसे करते हैं? हम लोग सबसे पहले टैग का नाम लिखते हैं। ठीक है, टैग का नाम हमने बॉडी रख दिया। ठीक है, यहाँ पे हम बॉडी की स्टाइलिंग करें। बॉडी की स्टाइलिंग का मतलब है कि जो पूरे वेब पेज की स्टाइलिंग है वो होती है। अब बॉडी के अंदर हमने रख दिया बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू। ठीक है, अब जो हमारे पास वेबसाइट ओपन होगी तो उसका बैकग्राउंड कलर क्या होगा? ब्लू होगा, लाइट ब्लू होगा। उसके बाद हमने एक और टैग यूज किया H1 का। हमने जस्ट यहाँ पे टैग का नाम रख दिया। उसके बाद इस तरीके से ब्लॉक ऑफ कोड को यूज कर लिया, कर्ली ब्रेसेस को यूज कर लिया। अब हमने कह दिया कि जो H1 का कलर होगा वो क्या होना चाहिए? रेड। और टेक्स्ट अलाइन सेंटर, इसका क्या मतलब है कि जो हेडिंग है वो वेब पेज के बिल्कुल सेंटर में होनी चाहिए। ठीक है, ये दो हम लोगों ने स्टाइलिंग अप्लाई कर दी है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? अब स्टाइलिंग भी हो गई हमारी, एचटीएमएल का कोड भी लिख लिया। अब दोनों को लिंक कैसे करना है? वो लिंक इस तरीके से करना है कि इसका क्या नाम रखा है, पहले हमने इसको देखना पड़ेगा कि इसका नाम क्या है, स्टाइल डॉट सी एस एस। फिर हम लोग यहाँ पे आएंगे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल वाली फाइल में। यहाँ पे हम लोग एक टैग यूज करेंगे विच इज लिंक। लिंक टैग को यूज करते हुए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे REL, मतलब हम लोग रिलेशनशिप बना रहे हैं इसका CSS के साथ। तो इसलिए हम लोग इसका रिलेशनशिप के लिए क्या लिखते हैं? डबल कोट्स के अंदर स्टाइल शीट। उसके बाद हमने टाइप लिख दी टेक्स्ट। ये जरूरी नहीं है कि आप लिखें, इग्नोर भी कर सकते हैं क्योंकि ये टेक्स्ट की फाइल है, तो इस वजह से हमने टाइप इसकी दे दी। और आगे हम लोगों ने इसको क्योंकि कनेक्ट करना है, इसका लिंक देना है इस वाली फाइल का, इसके अंदर लिंक देना है इस वाली फाइल के अंदर। तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे HREF। ठीक है, और उसके बाद इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर क्या नाम है इसका? स्टाइल डॉट सी एस एस। हमने इसका नाम दे दिया स्टाइल डॉट सी एस एस। अब इस तरीके से दोनों को एक दूसरे के साथ लिंक कर दिया। अब जब हम लोग इस वाली फाइल को एग्जीक्यूट करेंगे, इस वाली फाइल को रन करना है, जैसे ही इसके ऊपर इसको हम लोग रन करेंगे, इसके अंदर हमने कोई CSS नहीं लिखी, लेकिन क्योंकि हम लोगों ने CSS फाइल को इसके साथ लिंक किया है, तो जैसे ही हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, इसको ब्राउजर के ऊपर अपनी आउटपुट को देखेंगे, तो इसके ऊपर सारी स्टाइलिंग अप्लाई हुई होगी, जो जो स्टाइलिंग हम लोगों ने इस वाली फाइल के अंदर की है। वेयर एक्सटर्नल सीएसएस इज यूज, कहाँ पे यूज होता है? लार्ज वेबसाइट्स के अंदर। ठीक है, यूज टू कीप द सेम डिजाइन ऑन ऑल पेजेस। ठीक है, जब हम लोग चाहते हैं कि हर पेज के ऊपर सेम डिजाइन हो, तो हम लोग उसके अंदर क्या करते हैं? एक्सटर्नल सीएसएस को यूज करते हैं, एक सेपरेट सीएसएस की फाइल बनाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास सारी HTML की फाइल है और ये हमारे पास CSS की फाइल है। हम इसको इसके साथ भी लिंक कर देंगे, इस फाइल को इसके साथ भी लिंक कर देंगे, और इस फाइल को इसके साथ भी लिंक कर देंगे, तो तीनों वेब पेज के ऊपर हमारे पास इसकी आउटपुट शो हो जाएगी। एग्जाम्पल से समझते हैं, आ स्कूल वेबसाइट यूजेज द सेम बैकग्राउंड कलर ऑन एवरी पेज। अब क्योंकि तो स्कूल की वेबसाइट है, मतलब हर वेब पेज का सेम बैकग्राउंड कलर होगा, तो बजाय इसके कि हम लोग इस HTML के अंदर आए, ठीक है, इस HTML फाइल के अंदर आए और यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर सेट करें, फिर इस वाली HTML फाइल के अंदर आए, यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर सेट करें, तो इससे इससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। एक ही दफा हम लोगों ने CSS की फाइल बना के और उसको तीनों के साथ लिंक कर देंगे, तो हर HTML फाइल के ऊपर जो है वो CSS अप्लाई हो जाएगा। रीयूजेबिलिटी, इसका मतलब यह है कि हम लोग उसको बार बार यूज कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने एक CSS की फाइल बनाई, इसको हम बार बार यूज करें, इस फाइल के लिए भी यूज करें, इस फाइल के लिए भी यूज करें, और इस फाइल के लिए भी हम लोग उसको यूज करें। इजी मेंटेनेंस, मेंटेन करना इसको इजी होता है। इफ यू चेंज समथिंग इन द CSS फाइल, अगर हम लोगों ने कोई भी एक चीज CSS की फाइल में चेंज कर दिया है, तो वो ऑटोमेटिकली हर पेज के ऊपर वो चेंज हो जाएगी, बजाय इसलिए कि हम लोग हर HTML फाइल के अंदर जाएं वो चेंज करें। हम एक ही सेपरेट CSS की फाइल बनाएंगे और उसके अंदर हमने कोई भी चेंजेस करेंगे, तो क्या होगा कि वो हर वेब पेज के ऊपर शो हो जाएगी। ओके, आई होप सो आज के लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे।